हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक बार नशा ऑनलाइन क्लासेज के इस प्यारा सा चैनल के एक सेशन में, जिसका नाम तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या आज समझने वाले हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण। जो युग्म चल रहा था उसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे। अब वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं बचा है, लेकिन उसमें जो प्रश्न होता है सिर्फ वही हम लोग को बनाना बाकी रह गया था, और आज हम लोग उसे ख़त्म करेंगे 3.2 को क्योंकि 3.1 को ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग 3.2 को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिए। ऐसे तो यहाँ पर दिख रहा होगा, आप सभी को दिखेगा प्रश्न। कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न बाकी है। जैसे कि 1 नंबर प्रश्न हो चुका था, आप लोग शॉर्ट्स के माध्यम से भी देख सकते हैं और लॉन्ग के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप सभी को लिंक दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नहीं, यहाँ पर 3.2 में से जो प्रश्न है 1 के 2 नंबर क्वेश्चन, उसी को समझेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 1 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हम सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो सबसे पहले तो इसको पता करना है कि 1 पेंसिल और 1 कलम का दाम क्या है। ठीक, उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मन से मान लेते हैं। अपने मन से क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 1 पेंसिल का मूल्य क्या है, और उसी को पूछा गया है। इस प्रश्न में 7 पेंसिल 5 कलम इस प्रकार से दिया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम है। तो यहाँ पर हम लोग 1 पेंसिल का मान लेते हैं। यह प्रश्न है 1 के 2 नंबर प्रश्न 3.2 के। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि 1 पेंसिल का दाम 1 रुपया है, 100 रुपया है, तथा 1 कलम का दाम 22 रुपया है। कितना है, तो 22 रुपया है। अब यहाँ पर हमने अपने मन से तो यहाँ पर मान लिया है कि 1 पेंसिल और 1 कलम का दाम इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि कुछ 1 कलम का दाम होगा और कुछ 1 पेंसिल का दाम होगा। तो अब हम लोग प्रश्न से समझते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है कि यहाँ पर 7 कलम लिया गया और 5 पेंसिल लिया गया, यानी कि प्रश्न से तो सबसे पहले यहाँ पर 5 पेंसिल लिया गया है। 5 पेंसिल और प्लस में 7 कलम, और इन दोनों को खरीदे हैं। तो दाम कितना था, तो दाम था 50 रुपया। और यहाँ पर हम सभी के पास 1 कलम का दाम 100 रुपया है, 1 पेंसिल का दाम 100 रुपया है, और साथ ही 1 कलम का दाम 22 रुपया है। यहाँ पर पेंसिल के स्थान पर 100 रखना होगा। या तो हम लोग पेंसिल और कलम के हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन अपने मन को संतुष्टि और स्थान कम घिरे, इस कारण से हम लोग शॉर्ट तरीका को अपनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता ही है कि हम लोग सिर्फ 2 चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चर का तो उपयोग करना जाहिर सी बात हो सकता है। यहाँ पर पेंसिल के स्थान पर 100 रखना है, यानी कि 5 पेंसिल का दाम 5 100 रुपया हो गया, प्लस 7 कलम का दाम 7 22 रुपया, और दोनों को जब खरीदे तो 50 रुपया लगा। ये हमारा जो है समीकरण 1 हो सकता है। अब इसके बाद फिर से प्रश्न से चलते हैं। फिर से प्रश्न पे चलने का हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है। हम लोग इस कारण से फिर से उसी प्रश्न पर जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसी से हम लोग को मान का पता नहीं चल सकता है। अपने मन से यहाँ पर मान तो सकते हैं कि चलिए x के स्थान पर हम लोग यहाँ पर 7 रखें तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पर y के स्थान पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पर 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखते हैं
तो हमारा दोनों का योग 50 आता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम हम लोग अपने मन से माने हैं कि 3 है, एक कलम का दाम 5, ऐसा मान सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन वैसे नहीं करना है, इसको एक और दिया गया है समीकरण के रूप में। वह क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो पुनः चल देते हैं, पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न से चलते हैं तो बोला गया है 7 पेंसिल और प्लस में 5 कलम। और जब इतना पेंसिल और कलम खरीदे हैं तो हमें 46 रुपया देना हुआ है, यानी कि हमने 46 रुपया दिया है। फिर से वही प्रोसेस करना है कि एक कलम का दाम हमने माना था, एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, यानी कि 7x, और प्लस में 5 कलम का दाम, एक कलम का दाम बाई, तो 5 कलम का दाम 5 बाई, दाम से संख्या में गुना करना है, बराबर में 46। यह समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग बचपन से ही एक विधि पढ़ते आ रहे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं या तो विलोपन विधि कह सकते हैं या तो प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ऐसे समझते हैं सभी लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं, जो कि आप सभी को बीजगणितीय विधि से जब बताएंगे तो ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर 3 तरीका से बनाना होता है, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है यहाँ पर विलोपन विधि, यानी कि किसी एक मान को हम लोग छिपा लेते हैं, और एक होता है ब्रजगुणन विधि से। तो चलिए एक विधि को हम लोग यहाँ पर अपना लेते हैं और यहाँ पर किसी एक मान को बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण दोनों को एक स्थान पर लिखते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करना होगा, और कलर चेंज करने के लिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हम लोग मार्कर के सहायता से ही कलर को चेंज करते हैं। और समीकरण 1 में है 5x + 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण जो है 7x और प्लस में 5y है बराबर 46, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 2। अब हम लोग बराबर किस प्रकार से करेंगे, तो बराबर अगर हम लोग y के मान को बराबर करेंगे तो नीचे जो समीकरण 1 में है वो y के स्थान वाला को समीकरण 2 में गुना करना होगा, और यहाँ पर जो y है समीकरण 2 में उसके आगे जो गुणांक है उसको गुना करना है समीकरण 1 में, यानी कि इस प्रकार से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये 5 है इसको गुना करना है ऊपर में, और ये 7 है इसको गुना करना है नीचे में, यानी कि हमारा इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर दोनों ऊपर में भी और नीचे में भी, ऊपर में भी और नीचे में भी कहाँ पर ध्यान देना है, जिस मान को हम लोग बराबर कर रहे हैं, जिस मान को हम लोग बराबर कर रहे हैं उसके आगे देखना है कि सामने उसका चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह है या प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर देखें तो प्लस है, ऊपर में भी प्लस और नीचे में भी प्लस, और जब प्लस प्लस रहता है तो हाँ हम लोग अपने मन से घटाने का काम करते हैं, घटाने का, यानी कि यहाँ पर अपने मन से माइनस का चिन्ह लगाकर घटाएंगे और आगे का प्रक्रिया जारी करेंगे। तो यहाँ पर 5 से गुना किए हैं, 7 से गुना किए हैं, तो लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि समीकरण 1 में, कलर को फिर से चेंज करना होगा, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर, जब हमारे जो शिक्षक होते हैं, जब हमारे गुरुजी हमें पढ़ाए थे तो ये मान ही हमें समझ में नहीं आता था, तो हमने शॉर्ट तरीका अपनाया था। किस प्रकार से, तो वह तरीका यह था कि समीकरण 1 को डायरेक्ट ऐसे करते थे कि समीकरण 1 है और समीकरण 1 में 5 से गुना किए हैं, ठीक। अब वही 5 से गुना करने के बाद यहाँ पर लिखे हैं कि गुना करके घटाने पर, यहाँ पर घटा देते थे, और फिर समीकरण 2 में 7 से गुना किया गया है, यानी कि इसमें 7 से गुना किए थे, और यही शॉर्ट तरीका हमारा होता था।
जो कि हम टीचर को बोला भी करते थे कि क्या हम लोग इस इतना लॉन्ग प्रक्रिया को इतना शॉर्ट तरीक़ा से कर सकते हैं, तो बोले कि कर सकते हो। अब दिक्कत कहाँ पर आएगा? दिक्कत आएगा आप सभी को मार्क्स मिलने में। किस प्रकार से? जैसे कि आप लोग जितना लॉन्ग तरीक़ा से बनाइएगा हमारा बिहार बोर्ड नंबर उतना ही देगा, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल में जाइएगा तो आप लोग जितना शॉर्ट तरीक़ा से बनाइएगा आप सभी का मार्क्स उतना ही जल्द आ जाएगा और ज़्यादा आएगा। तो इस कारण से बोले कि अभी तुमको इतना शॉर्ट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी इस माध्यम को समझो और जितना हो सके उतना लिखो, ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम लोग इसी प्रक्रिया को अपनाए और अपने काम को जारी रखे थे। तो चलिए हम लोग भी अभी भी इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे और अपने मार्क्स को अच्छे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 5 से गुना करना है समीकरण 1 में, जितना समीकरण है उस सभी में। तो 5 से 5x में गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 25 यानी कि 25x प्लस है, प्लस रहेगा। अब यहाँ पर 7 से गुना करना है 5 में, तो 7 बचे 35 बाई है तो बाई रहेगा। अब 50 में 5 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 250 आएगा। ये है समीकरण 1। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 जो था हमारा ये था, अब इसमें गुना करके परिवर्तन किया गया है। तो हमारा मेन समीकरण 1 है जो ये वाला है, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर समीकरण 2 में 7 से गुना करना है। 7 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 1 होगा, प्लस 7 से गुना 5 में यानी कि 35 बाई बराबर। अब 7 से ही 46 में गुना करना है तो 7 छक 42 होता है और 7 चौक 28, 28 4 32 होता है, यानी कि 322 हो जाएगा। और अब भी हमने बताया था कि जब दोनों मान दोनों का चीज़ सेम रहेगा, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो यहाँ पर घटाने का काम करना है। और यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि दोनों को घटाने पर, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस, चिन्ह होगा माइनस, चिन्ह होगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 बाई दोनों सेम है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी भी संख्या में से यदि हम मान के चले कि हमारा संख्या 5 है और 5 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? तो उसका मान कुछ भी नहीं रहेगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा। तो ये वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा। 49 में से 25 को घटाना है। 49 में से जब 25 को घटाएंगे तो माइनस में 24x आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर 322 में से 250 को घटाना है। 322 में से 250 को घटाना है। जब घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। 2 में से 2 खत्म, यानी कि माइनस में 72 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है? तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो काम है वह संपन्न हो गया है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों कट कर, यानी कि माइनस माइनस का अस्तित्व खत्म। 24 से ये कट जाता है कितना बार में? तो 3 बार में, यानी कि हमारा x का मान कितना आया है? तो वह 3 आया है। तो अब यहाँ पर से हम लोग समीकरण 1 दोनों समीकरण की सहायता से x का मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है? तो समीकरण के सहायता से ही y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में भी हम लोग x का मान रख देंगे तो हमारा y का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समीकरण 1 है उसमें x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण हमारे पास क्या है? तो 5x प्लस में 7y, 5x और प्लस में 7y और बराबर में 50 लिखा हुआ है। इतना हमारे पास समीकरण है। अब यहाँ पर x का मान 3 है तो 5 में गुना करना है 3 से और प्लस में 7y बराबर 50। अब यहाँ पर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा और 7y बराबर में 50 माइनस में 15 और 7y 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। इस तरफ गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, या तो यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं 5 बार में। तो y का मान हमारे पास कितना है? तो वह 5 है। और यहाँ पर आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए y है,
यहाँ पर x है। x का मान क्या था, x किसका मान था, तो एक पेंसिल का दाम x था, एक कलम का दाम x y था। तो यहाँ पर x का मान 3 आ गया है, y का दाम 5 आ गया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक कलम का दाम भी आ गया है और एक पेंसिल का भी दाम आ गया है। तो अब इसमें सबसे लास्ट, शुरू में था बुल्लू से, सबसे लास्ट में भी लिख देते हैं बुल्लू से। अतः कह सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया है और 3 रुपया, और एक कलम का दाम, एक कलम का दाम यहाँ पर 7 रुपया हो गया। इस प्रकार से बनाएंगे तो हमारा आंसर सही होगा और सटीक होगा। और हमारा जो मास्क होगा, मार्क्स होगा, मास्क कहते हैं जो हमारे मुँह जो होता है यहाँ पर चेहरा को ढकने का प्रयास करता है, उसे मास्क कहते हैं। तो यहाँ पर मास्क जो होगा हमारे पास मार्क्स इतना सही तरीके से आ पाएगा। और ये प्रश्न हमेशा 5 नंबर के आते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से चल देते हैं। क्या था प्रश्न में बोला गया था कि 7 का फिर से प्रश्न में बोला गया था कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है तथा 7 पेंसिल 5 कलम का दाम 46 रुपया है। तो इस प्रकार से एक पेंसिल और एक कलम का दाम था, पूछ रहा था। माना, सबसे पहले मानना है कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, एक कलम का दाम 22 रुपया है। अब यहाँ पर प्रश्न से दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम दोनों को खरीदे हैं तो 50 रुपया देना हुआ है। तो यहाँ पर पेंसिल का दाम हमने 100 रुपया माना है और कलम का दाम 22 रुपया है। इस प्रकार से मान के हमारा समीकरण 1 हो गया। और फिर से जब प्रश्न से चले हैं तो 7 पेंसिल और 5 कलम को दाम 46 रुपया है। एक कलम और एक पेंसिल का यहाँ पर दाम रखेंगे और यह समीकरण 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को विलोपन विधि से बनाते हैं और यहाँ पर 5 से गुना करते हैं बाई वाला में। तो 5 से समीकरण 1 में और 7 से गुना समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर, और यहाँ पर गुना करने के बाद घटाए हैं, अंक को चिन्ह को चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद 35/35 खत्म हो जाएगा और 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24x आएगा और माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था, दोनों कट के प्लस हो जाएगा। 24 से 72 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का मान 3 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में रखे या तो 2 में। समीकरण 1 में रखने पर हम लोग x का मान रखकर समीकरण y का हम लोग मान निकाल लिए हैं। इसीलिए अतः एक पेंसिल का दाम 3 रुपया होगा और एक कलम का दाम 7 रुपया। ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से लाइन में बने रहिए, आगे भी आप लोग को दिखाई देगा जो कि हमारा प्रश्न है सीधा। अब लोग 2 नंबर प्रश्न, अनुपातों को चेक करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है ये 1 A2 आप सभी को बता दिया गया है। आप लोग इस जो वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्या है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसका प्रयोग हम लोग समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद रेखा को चेक करने के लिए करते हैं और समझ पाते हैं। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं उसी प्रश्न को। पीछे का प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। अब चलते हैं 2 नंबर में। उससे पहले इसे मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद हम लोग समझेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर या संपाती है। क्या हमने अभी बताया। अब भी हमने वही बात बताया था
कि यहाँ पर हम लोग इसके सहायता से रेखा को चेक करते हैं कि समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है। तो चलिए कुछ उदाहरण के सहायता से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण 2 का 1। 2 के 1 में लिखा हुआ है 5x - 4y बराबर नहीं, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस में 8 बराबर 0। अब इसके बाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 7x माइनस प्लस लिखा हुआ है 6y माइनस में 9 बराबर 0। इतना दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है। जब ग्राफीय विधि से इसको निरूपण करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये किस प्रकार का रेखा बनाएगा, यही यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेंगे। अब चेक करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? चेक करने के लिए सबसे पहले हम सभी को चाहिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है, कहाँ से आएगा, सब बताते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। तो A1 वह संख्या होता है, A1 वह संख्या होता है जो प्रथम चर समीकरण योग में जो दिया गया है वो प्रथम चर के जो गुणांक है वही हमारा A1 है। तो अब यहाँ पर A1 है तो A2 आप सभी लोग बता सकते हैं कैसे, क्योंकि अगर ऊपर में x का गुणांक A1 है तो नीचे वाला समीकरण 2 में जो होगा वह A2 हो सकता है, और ये बात सही है। अब इसके बाद B1 क्या है, तो B1 y के जो गुणांक है वही B1 हो जाएगा, और y समीकरण 2 में जो y का गुणांक है B2 हो जाएगा। अब C1 क्या है, तो C1 ये हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो A1 हमारे पास 5 है, A2 7 है, A1 फिर से B1 क्या है, माइनस में 4 है, B2 क्या है तो प्लस में 6 है। अब C1 क्या है तो 8 है, और C2 क्या है तो माइनस में 9 है। इतना बात आप सभी लोग क्लियर कर चुके होंगे। अब इसको करना क्या है, अब इसको अनुपात में तुलना करना है, और अनुपात के मतलब होता है अंश बटा हर, यानी कि इस प्रकार से कुछ ऊपर होना चाहिए, बीच में इस प्रकार से, कुछ नीचे होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले A1 A2 का तुलना करते हैं। A1 A2 का तुलना आपस में करते हैं। तो A1 और A2, A1 अनुपात में A2, और A1 के स्थान पर 5/7 है, B1 B2, और B1 B2 के स्थान पर माइनस में 4/6 है, C1 C2 इसके स्थान पर 8/-9 है। इस प्रकार से हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमें आप लोग बताइए कि क्या ये सभी आपस में बराबर है, क्या ये सभी आपस में बराबर है, या कोई दो आपस में बराबर है, या इनमें से कोई भी नहीं बराबर है। तो बोलिएगा कि सबसे पहले इसे हम लोग को चेक करना होगा। किस प्रकार से, तो जैसे कि देखिए जो भी संख्या विभाज्य होने वाला है उसे विभाज्य कर लीजिए। ये 2 से 2 बार में कर जाएगा, और ये 2 से 3 बार में, ये 3 बार में विभाज्य हो जाएगा। फिर से यहाँ पर सेम रह जाएगा, यहाँ पर ये विभाज्य होने लायक नहीं है। तो हम लोग इतना भी छोड़ेंगे तो भी काम चलेगा, हमें विभाज्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर माइनस में 4/6 है, और इसी संख्या से हमें तुलना करना है। तो ये संख्या तो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि A1 यहाँ पर A2 और यहाँ पर भी A2 नो इज इक्वल टू, यानी कि आपस में बराबर नहीं है किसके, B1 B2। और आप सभी को पता होगा कि यदि A1 A2 और B1 B2 आपस में जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, तो वह जो होता है प्रतिच्छेद करता है, यानी कि किसी एक स्थान पर जाकर रेखा को काटेगा, और रेखा को काटेगा एक स्थान पर, जितने स्थान पर रेखा को काटेगा इस समीकरण का हल भी उतना ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो होगा ये ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा,
प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा। और यहाँ पर ऐसे तो पूछा गया है सिर्फ यही कि प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा, संपाती बनाएगा या समांतर बनाएगा। तो यहाँ पर रेखा तो प्रतिच्छेद बनाएगा। अब इसके आगे क्या पूछ सकता है, तो आगे पूछेगा कि प्रतिच्छेद करेगा तो इसका हल कितना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा। इतना बात आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद भी समीकरण युग्म के बारे में बताएगा कि इसका समीकरण कैसा होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि अविरोधी होगा या आश्रित होगा, तो वो आगे का चर्चा है। अभी बस इतना ही समझना है और आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमें रिवीजन करने में क्या जाता है, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही होना चाहिए रिवीजन बराबर रिजल्ट। रिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण युग्म है, इसके सहायता से हम लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान निकालेंगे। अब इसके बाद A1, A2, B1, B2, C1, C2 को आपस में तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो ये हमारा A1, A2 नो इज इक्वल टू B1, B2 क्या आया है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं। और जब A1, A2, B1, B2 बराबर नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेद रेखा करेगा, और ये हमारा इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद एक पॉइंट हमने अपने मन से बढ़ा दिया है कि सिर्फ इसका एक हल होता है। इसके बाद आगे का भी प्रश्न देखेंगे। तो ये आंसर हमारा हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बीच में आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि इतना दिन के बाद आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसमें एक हैक लगा हुआ है। वो हैक क्या है, अब तो कलरफुल नहीं है, पहले कलरफुल आता था और रेड कलर में लिखा रहता था इस प्रकार से SUBSCRIBE, इसको कहते हैं सब्सक्राइब। और फिर से जब इसको क्लिक करते थे तो यहाँ पर घंटी का निशान होता था और घंटी आवाज़ करता था, लेकिन अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। चेक कीजिए तो एक बार, क्या सही में आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जल्दी से चेक करके और कमेंट करके बताइए कि आवाज़ किया कि नहीं किया। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।